हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बढ़िया, पढ़ाई अच्छी चल रही है आपकी। हम अभी पढ़ रहे हैं लेसन पुष्पी पौधों की आंतरिक संरचना। जो पुष्पी पौधे हैं एंजियोस्पर्म्स, उनकी आंतरिक संरचना कैसी होती है। हमने उसमें ऊतक सबसे पहले पढ़ा कि ऊतक कौन कौन से प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं उसमें, और उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा विभाज्य ऊतक। विभाज्य ऊतक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये भी हमने पढ़ लिया कि जो शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक है वो तने के शीर्ष पर और जड़ के शीर्ष पर पाया जाता है। जो अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक है पर्व संधियों पर पाया जाता है, और पार्श्व में पार्श्वी विभाज्य ऊतक पाया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जैसे जैसे तना पौधा बढ़ता है तो तने की लंबाई बढ़ती है, और विभाजन केवल तने के शीर्ष पर होता है, लेकिन वहां से पत्तियां भी निकलती हैं, शाखाएं भी निकलती हैं, और जो जड़ है वो लगातार नीचे की ओर बढ़ती जाती है। तो ऐसा विभाजन, जब कोशिका विभाजित होती है तब वो क्या बनाती है, फिर उनसे कौन से कोशिकाएं बनती हैं, कैसे बनती हैं, इन सब पर भी वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उन्होंने कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए। तो तने के लिए कौन कौन से सिद्धांत उन्होंने दिए। प्ररोह शीर्ष विभाज्य ऊतक, प्ररोह यानी तना, तना का जो शीर्ष भाग है उसमें जो विभाज्य ऊतक पाया जाता है, उसमें जब विभाजन होता है तो सबसे पहले कौन से कोशिकाएं बनती हैं, फिर उनसे क्या बनता है, कौन से ऊतक बनते हैं, वो उन्होंने बताया। वो सिद्धांत है ऊतक जन सिद्धांत। उसमें बताया कि 3 लेयर्स बनती हैं, 3 लेयर से क्या क्या बनता है अभी डिटेल में अपन पढ़ेंगे। और दूसरा सिद्धांत, चूंकि ऊतक जन जो सिद्धांत था वो ज्यादा सूट करता था, ज्यादा अनुकूल था जड़ों के लिए, तने के लिए उतना अनुकूल नहीं था, और एंजियोस्पर्म के लिए भी उतना अनुकूल नहीं था। वो जो निम्न श्रेणी के पौधे हैं उनके लिए ज्यादा अनुकूल था। तो उसकी कमी पूर्ति के लिए फिर अन्य वैज्ञानिकों ने अध्ययन शुरू किया और एक नया सिद्धांत दिया जिसका नाम है ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत। वह सिद्धांत ज्यादा सही था, सटीक था एंजियोस्पर्म के तने के लिए, जिम्नोस्पर्म के तने के लिए। ठीक है, कुछ अपवाद भी हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अपन। आज क्या पढ़ना है हमें, प्ररोह शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक के सिद्धांत। जो मुख्य सिद्धांत है, वैसे तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने दिए, जो मुख्य है वो अपन पढ़ेंगे। पहला सिद्धांत है ऊतक जन सिद्धांत। ऊतक जन सिद्धांत, इसे हिस्टोजन, ऊतक जन को हिस्टोजन भी कहा जाता है। हिस्टोजन सिद्धांत या हिस्टोजन प्रिंसिपल या ऊतक जन सिद्धांत, ये सबसे पहले इसे दिया था हेंस्टीन ने। किस वैज्ञानिक ने दिया था? हेंस्टीन ने 1968 में। हेंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने 1968 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 1868 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और इन्होंने क्या बताया था? इसके अनुसार इन्होंने बताया था कि जो ये तने का शीर्ष होता है या जड़ का शीर्ष होता है, जो इस तरह से बढ़ता है, ये इस तरह से बढ़ता है तना। तो उन्होंने बताया था कि इसमें सबसे ऊपर यहाँ पर कौन सा भाग होता है, अलग अलग मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने बताया कि जब तने का शीर्ष विभाजित होता है तो उसमें 3 लेयर्स बनती हैं। कितनी लेयर्स बनती है? 3 लेयर्स बनती है, और उन 3 लेयर्स में जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसे कहा जाता है डर्मेटोजन। इसे त्वक जन भी कहा जाता है। मैं तो ऐसा समझती हूँ कि आप त्वचा जन की जगह या त्वक जन की जगह आप यदि डर्मेटोजन ही याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। और उसके ठीक नीचे दूसरी लेयर होती है, ये दूसरी लेयर है। 3 लेयर्स बनती है जब कोशिका विभाजित होती है।
तो उनके आकार के आधार पर, उनके विभाजन के आधार पर, उनकी स्थिति के आधार पर उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो जो सबसे बाहर है डर्मेटोजन है, और इसके बाद जो इसके अंदर है वो है पेरिब्लेम। इसके अंदर की जो त्वचा है उसे कहा जाता है पेरिब्लेम। और जो सबसे अंदर की लेयर है उसे कहा जाता है प्ल्यूरोम। इसे कहा जाता है प्ल्यूरोम, प्ल्यूरोम कहा जाता है। अब जब तने के शीर्ष पर विभाजन हुआ तो सबसे पहले उसकी कोशिकाओं में विभाजन के पश्चात 3 लेयर्स बन जाती हैं कोशिकाओं की, जिसमें कोशिकाओं का जो आकार है, जो उनका आकृति है वो थोड़ी अलग अलग होती है। सबसे बाहर की जो स्तर है उसे कहा जाता है डर्मेटोजन, हिंदी में इसे त्वचाजन भी कहा जाता है। ये जो डर्मेटोजन है ये किस किस चीज का निर्माण करती है? ये निर्माण करती है एपिडर्मिस का। डर्मिस यानी त्वचा, बाह्य त्वचा। एपिडर्मिस को हिंदी में बाह्य त्वचा कहते हैं। ये एपिडर्मिस का निर्माण करती है। और इसके अलावा ये जो डर्मेटोजन है ये हाइपोडर्मिस का भी निर्माण करती है। हाइपोडर्मिस, दोनों प्रकार की डर्मिस का निर्माण करती है। जो मध्य वाला स्तर है पेरिब्लेम, ये निर्माण करता है कॉर्टेक्स का, जिसको हिंदी में हम भरण ऊतक कहते हैं। कॉर्टेक्स या भरण ऊतक भी कहते हैं। तथा ये एंडोडर्मिस का निर्माण भी करती है। एंडोडर्मिस, परिरंभ पेरिसाइकल जिसको कहा जाता है, उसका भी निर्माण इसी के द्वारा होता है। ठीक। अब प्ल्यूरोम, ये सबसे अंदर का स्तर होता है और इसके द्वारा कौन कौन से स्तर बनते हैं तने के? तो इसके द्वारा संवहन ऊतक का निर्माण होता है। इसकी जो कोशिकाएं हैं वो पतली भित्ति की होती है। इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? पतली भित्ति की होती है। और इसके द्वारा संवहन ऊतक मतलब जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, इनका निर्माण होता है। किसके द्वारा? प्ल्यूरोम के द्वारा। ऊतक जन सिद्धांत हेम्स्टीन ने 1868 में दिया था और इन्होंने बताया था कि ये जो सिद्धांत है ऊतक जन सिद्धांत, इसके अनुसार तने के शीर्ष पर या जड़ के शीर्ष पर जब विभाजन शुरू होता है तो उस समय ऊतकों के 3 लेयर बनती है सबसे पहले। और इन 3 लेयर में सबसे बाहरी परत होती है। यदि हम इसको इस तरह से बनाएं तो तने की ये काट है जिसमें सबसे अंदर की ओर कौन होगा? प्ल्यूरोम होगा। और इसी के जस्ट बाद में यहाँ पर पेरिब्लेम होगा। और सबसे बाहर के स्तर में, जो सबसे बाहर का स्तर है, यदि हम कोई तना लें तो उसमें हमको इस तरह से सबसे बाहरी स्तर में हमको क्या मिलेगा? डर्मेटोजन। सबसे जो बाहरी स्तर है वो किसका होगा? डर्मेटोजन का। दोनों ही स्थितियों में मैं आपको बता रही हूँ, ये तने का बिल्कुल शीर्ष है। यदि हम किसी जड़ में जाएं तो उस जड़ में भी हमको ऐसी लेयर्स देखने मिलेंगी, जिसमें सबसे अंदर प्ल्यूरोम होगा, फिर पेरिब्लेम होगा और फिर क्या होगा? डर्मेटोजन। सेम कंडीशन जड़ में भी होगी। प्ल्यूरोम से क्या बनेंगे? संवहन ऊतक। पेरिब्लेम से कौन से ऊतक बनेंगे? कॉर्टेक्स बनेगा। और कॉर्टेक्स के अलावा एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल बनेगा पेरिब्लेम से। और जो सबसे बाहर का स्तर होगा डर्मेटोजन, ये डर्मेटोजन से क्या बनेगा? बाह्य त्वचा। तो सबसे अंदर ये कौन होगा? प्ल्यूरोम। फिर उसके बाहर कौन होगा? पेरिब्लेम। कौन होगा? पेरिब्लेम। देखिए ये पूरा जो स्तर है
ये किसका है? प्ल्यूरोम का, ठीक है। और फिर इसके बाहर वाला जो स्तर है, ये वाला, ये इतना स्तर किसका है? पेरिब्लेम का। किसका स्तर है? ये पेरिब्लेम का स्तर है। और इसके और बाहर में, इसके और बाहर में यहाँ पर ये वाला, ये स्तर कौन सा है? ये स्तर है डर्मेटोजन। ये कौन सा स्तर है? डर्मेटोजन का स्तर। इस तरह इसमें कितनी लेयर्स पाई जाती है? 3 लेयर्स पाई जाती है। और इन 3 लेयर्स में डर्मेटोजन त्वचा का निर्माण करती है, पेरिब्लेम भरण ऊतक, पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस का निर्माण करता है, और प्ल्यूरोम स्तर जो है ये निर्माण करता है संवहन ऊतक का। इसमें जो ऊपर का भाग हमको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये वाला भाग कहलाता है प्रोमेरिस्टेम। यानी यहाँ की कोशिकाएं लगातार क्या होती रहती है? विभाजित होती रहती है, पर्ण आद्यकों का भी निर्माण करती हैं। तो ये 2 चित्र हमको दिख रहे हैं, ये किसके हैं? ऊतकजन सिद्धांत के। ऊतकजन सिद्धांत किसने दिया? हैंस्टीन ने 1868 में। किसके संबंध में दिया? प्ररोह तथा मूल, मूल व प्ररोह दोनों के लिए, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक के लिए सिद्धांत दिया। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि प्ररोह के शीर्ष पर या मूल के शीर्ष पर जो कोशिकाएं, सबसे पहले देखिए, मूलांकुर से मूल का जन्म होता है, प्रांकुर से प्ररोह का जन्म होता है। तो सबसे पहली जो कोशिकाएं बनती है उनमें जब विभाजन शुरू होता है तो विभाजन के फलस्वरूप सबसे पहले 3 स्तर बनते हैं ऊतकजन सिद्धांत के अनुसार। सबसे बाहरी डर्मेटोजन, जिसे त्वकजन भी कहा जाता है, और इससे आगे चलकर एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस का निर्माण होता है। उसके नीचे वाला जो स्तर है पेरिब्लेम का होता है, जिससे कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, परिरंभ का निर्माण होता है। और सबसे अंदर स्तर होता है प्ल्यूरोम, संवहन ऊतक का निर्माण होता है। इसकी कोशिकाएं पतली बित्ती की होती है, बहुत ही फैली हुई होती है। जड़ में यदि हम जाए तो जड़ में भी इसी तरह से हमें कितने स्तर मिलेंगे? 3 मिलेंगे, जिसमें सबसे बाहरी स्तर डर्मेटोजन यानी त्वकजन, फिर अंदर वाला जो स्तर है उसके अंदर वाला पेरिब्लेम, और सबसे अंदर होगा प्ल्यूरोम। जो डर्मेटोजन है ये एपिब्लेमा का निर्माण करेगा। जो जड़ में बाह्य त्वचा होती है उसको कहा जाता है एपिब्लेमा। क्या कहा जाता है? एपिब्लेमा। पेरिब्लेम जो है ये किसका निर्माण करेगा? ये कॉर्टेक्स का निर्माण करेगा, और कॉर्टेक्स के साथ साथ ये एंडोडर्मिस का निर्माण करेगा। पेरिसाइकिल बहुत कम ही पाई जाती है जड़ों में, और प्ल्यूरोम जो है ये प्ल्यूरोम वॉस्कुलर बंडल, वॉस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम, इनका निर्माण करेगा। तो ये जो सिद्धांत था ऊतकजन सिद्धांत, ये ऊतकजन सिद्धांत जो था ये मोनोकॉट रूट के लिए तो ठीक था, डाइकोट रूट के तो ठीक था, लेकिन मोनोकॉट रूट में क्या डिफरेंस है? अब देखिए दोनों में। जो मोनोकॉट रूट होती है, मोनोकॉट रूट, इसका अर्थ है एक बीजपत्री जड़। अब देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर ने क्या पढ़ा? 3 स्तर होते हैं, लेकिन ये जो जड़ है कौन सी? एक बीजपत्री जड़, इसमें 3 स्तर ना होकर कितने स्तर होते हैं? 4 स्तर। कितने होते हैं? 4 स्तर। सबसे बाहर में यानी डर्मेटोजन से भी बाहर में जो होता है वो कोलेटोजन, उसे कहा जाता है गोपक स्तर, उसे कहा जाता है गोपकजन। गोपकजन। देखिए मैं किसके बारे में बता रही हूँ? जड़ के बारे में। कौन सी जड़? एक बीजपत्री जड़। इसमें सबसे बाहर कौन सा स्तर होता है? गोपकजन। और ये गोपकजन स्तर से मूल गोप यानी रूट कैप, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रूट कैप का निर्माण होता है। फिर सबसे बाहरी स्तर है, फिर उसके अंदर कौन होगा? डर्मेटोजन। कौन सा होगा? डर्मेटोजन या त्वकजन।
डर्मेटोजन से किसका निर्माण होगा? सेम एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस, इन का निर्माण होगा। फिर उसके अंदर कौन सा स्तर होगा? पेरिब्लेम। कौन सा स्तर होगा? पेरिब्लेम। और पेरिब्लेम से किसका निर्माण होगा? पेरिब्लेम से कॉर्टेक्स का, एंडोडर्मिस का निर्माण होगा। और इसके अंदर कौन सा होगा? अंदर वाला स्तर कौन सा होगा? प्लूरोन, जिससे वस्कुलर बंडल का निर्माण होगा। तो मोनोकॉट रूट में यदि हम ऊतकजन सिद्धांत हमने पढ़ लिया भाई, 3 स्तर होते हैं, तो ये स्तर डायकॉट रूट में तो पाए जाते हैं। द्विबीजपत्री जो जड़ है उसमें कितने स्तर होंगे? 3 स्तर होंगे। कौन कौन से? यही डर्मेटोजन, पेरिब्लेम एंड प्लूरोन। लेकिन जो एक बीजपत्री जड़ होगी, ये अंतर है, डिफरेंस है ऊतकजन सिद्धांत का, इसको अपन को ज्यादा याद रखना है कि सबसे बाहर गोपक जन ऊतक पाए जाते हैं, लेयर पाई जाती है। गोपक जन से क्या बनता है? मूल गोप। बाकी ये सेम है, किसके समान है? द्विबीजपत्री जड़ के समान। ठीक है। अब इसके अलावा 2 पौधे ऐसे हैं। कौन से पौधे? 2 पौधे। एक पौधा है जिसका नाम है रैननकुलस। क्या नाम है इसका? रैननकुलस। ये मैं आपको आखिरी में क्या बता रही हूँ, इनके अपवाद। तो रैननकुलस में ये जो ऊतकजन सिद्धांत के अनुसार अपन जाए तो केवल एक स्तर पाया जाता है। विभाज्य ऊतक का केवल कितना स्तर पाया जाता है? एक स्तर पाया जाता है। और जो केजुराइनम नामक पौधा है, देखिए ये अपवाद है। क्या है ये? अपवाद। किसके अपवाद है ये? ऊतकजन सिद्धांत के। दूसरा जो पौधा है जिसका नाम है केजुराइना। केजुराइना में ऊतकजन के केवल कितने स्तर पाए जाते हैं? 2 स्तर पाए जाते हैं। अपवाद। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा? ऊतकजन सिद्धांत, जिसके अनुसार हमने पढ़ा कि तने में और जड़ में दोनों में ही ऊतकजन सिद्धांत यानी हेंस्टीन 1868 के अनुसार 3 स्तर होते हैं, डर्मेटोजन, फिर पेरिब्लेम और प्लूरोन। लेकिन इसका अपवाद क्या है कि मोनोकॉट रूट में एक बीजपत्री जड़ होती है, इसमें 4 स्तर होते हैं। 3 की जगह कितने होते हैं? 4। सबसे बाहर गोपकजन मूल गोप का निर्माण करता है, बाकी 3 स्तर वही पाए जाते हैं द्विबीजपत्री जड़ जैसे। अब अगला अपवाद क्या है? रैननकुलस नामक पौधा है, उसमें ऊतकजन का 3 लेयर नहीं होते, 4 लेयर नहीं होते, केवल 1 लेयर पाई जाती है, 1 स्तर पाया जाता है, वही सभी ऊतकों का निर्माण करती है। और दूसरा पौधा है केजुराइना। ये केजुराइना भी अपवाद है, इसमें भी ऊतकजन के 3 या 4 स्तर ना होकर केवल 2 स्तर पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये था कौन सा सिद्धांत? ऊतकजन सिद्धांत, जड़ के लिए भी और तने के लिए भी। ठीक है। बाद में ऐसा पता चला कि ये जो ऊतकजन सिद्धांत है, ये जो है निम्न श्रेणी के पौधों के लिए है। जो निम्न श्रेणी के पौधे उनके लिए तो ठीक है और जड़ों के लिए ठीक है, लेकिन तने के लिए ये अच्छे से पत्तियां किस प्रकार निकलती हैं उन सब की व्याख्या नहीं कर पाता, और एंजियोस्पर्म के लिए ये ज्यादा अनुकूल नहीं है। तो अन्य वैज्ञानिकों ने दूसरे सिद्धांत दिए। वो सिद्धांत था ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत। ट्यूनिका कार्पस जो सिद्धांत है वो केवल तने के लिए लागू होता है, जड़ के लिए लागू नहीं होता। जड़ के लिए अलग सिद्धांत दिया गया था जिसे कहा जाता है कार्पर कैफे सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत है ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत, प्ररोह के लिए है। ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत। अब एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या बताया? श्मिट ने 1924 में। किसने बताया? श्मिट ने 1924 में बताया। हेंस्टीन ने 1868 में बताया था। उसके बाद श्मिट ने और
उस पर खोज की और खोज करने के बाद सिद्धांत दिया ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत। उन्होंने बताया कि जो तने का शीर्ष होता है वो शीर्ष में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कुछ कोशिकाएं होती है जो हमेशा ऊपर की ओर विभाजन करती हैं और कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो दोनों तलों पर विभाजन करती हैं। मतलब श्मिट ने अपना जो सिद्धांत दिया था वो विभाजन का जो लेवल था, विभाजन के लेवल के आधार पर दिया था। विभाजन के स्तर पर, विभाजन के तल बोल सकते हैं हम, विभाजन का जो लेवल है उस पर शीर्ष विभाज्य ऊतक को दो भागों में बांटा। शीर्ष विभाज्य ऊतक को दो भागों में बांटा और ये दो भाग कौन कौन से थे? एक था ट्यूनिका, दो भाग में बांटा, जिसमें पहला कौन सा था? ट्यूनिका, और दूसरा था कार्पस। जो ट्यूनिका है ये ट्यूनिका केवल अपनित विभाजन करती है। कैसा विभाजन करती है? अपनित विभाजन करती है। ये एक स्तर, एक या अधिकतम 3 स्तर की होती है। 3 स्तर की होती है। आकार में छोटी होती है। आकार में ये छोटी होती है। किसकी तुलना में? कार्पस की तुलना में आकार में ये छोटी होती है। ये जो ट्यूनिका है ये अपनित विभाजन करती है केवल, अधिकतम 3 स्तर की, कुछ पौधों में बहुस्तरीय भी होती है, आकार में छोटी होती है और इनसे एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा व हाइपोडर्मिस का निर्माण होता है और इसी से पर्ण आद्यकों का भी निर्माण होता है। एपिडर्मिस व हाइपोडर्मिस का निर्माण होता है। जो कार्पस है, ये कार्पस परत जो है, लेयर जो है, ये ट्यूनिका के नीचे पाई जाती है। ट्यूनिका के नीचे होती है। नीचे स्थित होती है और इसमें कई तलों में विभाजन होता है। इसमें कई तलों में विभाजन होता है। कई तलों में विभाजन होता है यानी अपने परने साइड में सब तरफ विभाजन होता है, जिससे इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है और इसके द्वारा कॉर्टेक्स यानी भरण होता है। कॉर्टेक्स, इसके अलावा पेरिसाइकल, यानी परिरंभ, पित्त यानी मज्जा व संवहन ऊतक का निर्माण होता है। संवहन ऊतक का निर्माण होता है। अब हम चित्र से समझते हैं इसको। ठीक, ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत किसने दिया? श्मिट ने 1924 में दिया और इन्होंने किस आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में बांटा? विभाजन के तल के आधार पर दो भाग में बांटा, पहला ट्यूनिका और दूसरा कार्पस। जो ट्यूनिका है ये अपर लेयर होती है और ये लगातार अपनित विभाजन करती है। ये एक या अधिकतम 3 स्तर की होती है, बहुस्तरीय भी हो सकती है, आकार में छोटी होती है
और इनसे एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस का निर्माण होता है। ट्यूनिका के नीचे वाली जो लेयर है वो कार्पस कहलाती है। ट्यूनिका के नीचे स्थित होती है। इसमें कई तलों में विभाजन होता है, अपनेत और परनेत। इसमें इसके द्वारा कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पित्त, संवहन ऊतक यानी जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम का भी निर्माण होता है। अब हम चित्र द्वारा समझते हैं कि किस तरह से ये होता है। ये है तने का शीर्ष। यदि आप किसी तने के शीर्ष को देखेंगे तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देता है हमें। और इनसे ये पर्णादक निर्मित हो रहे हैं। इसमें ऊपर की ओर यदि अपन देखेंगे, ये इस तरह से निर्मित होते हैं। इसमें ऊपर की ओर जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं का आकार इस तरह से होगा। आप देख सकते हैं कि जब आप चित्र बनाते हैं तो आप किस तरह से कोशिकाओं को आपको बनाना है। जब मैं बना रही हूँ तो आपको देखने से भी समझ में आएगा कि आपकी कोशिकाओं का निर्माण आपको किस तरह से करना है। ये इस तरह से, ये जो मैं अभी बना रही हूँ ये क्या है, ये है ट्यूनिका लेयर। कौन सी लेयर है ये? ट्यूनिका लेयर है। और ट्यूनिका लेयर से, ये ट्यूनिका लेयर से किसका निर्माण होता है? एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस का। ये केवल कहाँ की ओर विभाजन करती है? अपनेत। अपनेत यानी हमेशा कहाँ विभाजन करती है? ऊपर की ओर। आकार में ये छोटी होती है। और इसमें एक, यदि हम इसे बांटे दो भागों में तो इस तरह हम दो भागों में बांट सकते हैं। ऊपर का भाग ट्यूनिका और नीचे का भाग कार्पस। यहाँ की कोशिकाएं अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं और इनका कोई निश्चित आकार नहीं रह जाता, क्योंकि ये कई तलों में विभाजन करती हैं और इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। इनके द्वारा ही आगे चलकर इन कोशिकाओं से ही किसका निर्माण होता है? कॉर्टेक्स का, संवहन मंडल का, पेरिसाइकिल का। देखिए अलग अलग तलों में विभाजन हो रहा है। नीचे भी कोशिकाएं बनेंगी, इस तरफ भी कोशिकाएं बनेंगी, इस तरफ भी कोशिकाएं बनेंगी और वही कोशिकाएं लगातार फिर पर्णमाध्यकों का भी निर्माण करती हैं। पर्णमाध्यक यानी जिनसे फिर आगे चलकर क्या बनेंगी? पत्तियों का निर्माण होगा। तो यही कोशिकाएं विभिन्न तलों में विभाजन करती हैं और संवहन ऊतक, पित्त, पेरिसाइकल, इन सब का निर्माण ये करती है। इस तरह तने की शीट जो है कितने भागों में बटा होता है? दो भागों में। और लगातार विभाजन से दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, जिसमें ऊपर वाली कोशिकाओं की ये जो परत है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे क्या कहा जाता है? ट्यूनिका। और नीचे की जो परत है इसे कहा जाता है कार्पस। ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है ये? ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत। इस तरह से वैज्ञानिक किसने बताया था? श्मिट ने 1924 में। ठीक है, फिर से एक बार अपन रिपीट करते हैं कि श्मिट ने 1924 में ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत दिया शीर्ष के तने के लिए। ये जड़ के अग्रभाग के लिए नहीं है, तने के शीर्ष के लिए है। और तने के शीर्ष को उन्होंने स्पष्ट रूप से उनमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं दो भागों में बांटा, ट्यूनिका एंड कार्पस। जो बाहर की लेयर थी उसे ट्यूनिका कहा गया। इसकी कोशिकाएं लगातार अपनेत विभाजन करती हैं, आकार में छोटी होती हैं और इनके द्वारा बहुस्तरीय भी होती है। 2 या 3 लेयर या बहुस्तरीय होती है। इनके द्वारा एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस का निर्माण होता है। दूसरी जो लेयर ट्यूनिका के नीचे पाई जाती है उसकी कोशिकाओं का आकार अलग होता है। वो अपनेत, परनेत, साइड्स में, पार्श्व में सब तरफ विभाजित होती है, अपनी संख्या में बहुत वृद्धि करती है तेजी से। उन्हें कहा जाता है कार्पस। ये ट्यूनिका के नीचे होती है, इनमें कई तलों में विभाजन होता है। कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पित्त, संवहन ऊतक आदि का निर्माण ये करती है। तो यदि प्रश्न पूछा जाता है कार्पस कैफे सिद्धांत, इतना लिखना पर्याप्त होगा। और ये चित्र बनेगा जिसमें ऊपर की ओर छोटी कोशिकाएं ट्यूनिका की होंगी और नीचे की ओर कार्पस की कोशिकाएं होंगी, जिनसे पर्णमाध्यकों का भी निर्माण होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर अब हमने जड़ और तने दोनों के लिए ऊतक जन सिद्धांत पढ़ लिया था। अब हमने तने के लिए ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत पढ़ा। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे जड़ के लिए
इससे मिलता जुलता ही सिद्धांत है कार्पर कैपे सिद्धांत। ऊतक सिद्धांत जड़ और तने दोनों के लिए बिल्कुल एक सा था। उन दोनों में ही 3 लेयर बन रही थी, जबकि ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत जड़ के लिए अलग है और तने के लिए अलग है, और जड़ के लिए जो उसी से मिलता जुलता सिद्धांत है उसे कहा जाता है कार्पर कैपे सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? कार्पर कैपे सिद्धांत। इसे दिया था शुभ नामक वैज्ञानिक ने। कब दिया था इन्हें? 1917 में उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। और कौन सा सिद्धांत है? सिद्धांत का नाम है, किसके लिए है? जड़ के लिए है। जड़ के लिए, जड़ यानी जो जमीन में रहता है, और क्या नाम है इसका? कार्पस कैपे सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? कार्पस कैपे सिद्धांत च्यूक ने 1917 में दिया था। इन्होंने भी क्या किया? विभाजन के तल के आधार पर इन्होंने जो मूलांकुर से, जब कोशिका मूलांकुर से मूल निकलना शुरू होती है, तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले जो प्रथम कोशिका है वो 2 भागों में विभाजित होती है, और उसके बाद इसमें 2 तरह से विभाजन होता है। एक तरह से अंदर की तरफ जो है अलग प्रकार का विभाजन होता है, बाहर की ओर अलग प्रकार का विभाजन होता है। जो अंदर की ओर विभाजन होता है, जो 1 से 2 कोशिका बनी, एक में क्या होने लगता है? लंबवत विभाजन। लंबवत विभाजन का मतलब होता है साइड्स में विभाजन होने लगता है, उसमें लंबाई में वो लंबाई में भागों में बंटने लगती है, और उसके फलस्वरूप एक उल्टा टी बन जाता है। क्या बन जाता है? उल्टा टी बन जाता है। और ये जो उल्टा टी वाला चित्र है उसे कहा गया कार्पर। क्या कहा गया? कार्पर। अब क्या होता है? जो दूसरी कोशिका बनी है उसमें कैसा विभाजन होता है? लंबवत विभाजन ना होकर अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन होने से जो कोशिकाएं बनती है उससे एक सीधा टी बन जाता है। कैसा टी बन जाता है? सीधा टी बन जाता है। और जो सीधा टी होता है वो बाह्य क्षेत्र की ओर होता है, और उसे कहा जाता है कैपे। सीधे टी को कैपे कहा जाता है, उल्टे टी को कार्पर कहा जाता है। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं इसके बारे में। कार्पर कैपे सिद्धांत किसने दिया था? शुक ने 1917 में दिया था। उन्होंने क्या बताया था कि मूलांकुर की एक कोशिका के विभाजन से कितनी कोशिकाएं बनती है? 2 कोशिकाएं बनती है। और जब 2 कोशिकाएं बनती है तो एक कोशिका में लंबवत विभाजन होता है, जिससे उल्टा टी की आकृति बन जाती है। और ये जो उल्टे टी की आकृति बनती है ये आंतरिक क्षेत्र होता है। इसे कार्पर कहते हैं, इसे कार्पर क्षेत्र कहते हैं। तो ये कौन सा क्षेत्र था? कार्पर क्षेत्र। और दूसरा जो क्षेत्र है उसे कौन सा क्षेत्र बोलते हैं हम? कैपे क्षेत्र। ये कहाँ पाया जाता है? ये बाहर की ओर पाया जाता है।
ये अंदर की ओर है, ये कहाँ का क्षेत्र है, ये बाहर का क्षेत्र है। और ये किस प्रकार के विभाजन से बनता है, ये दूसरी कोशिका में लगातार अनुप्रस्थ विभाजन से बनता है। इससे सीधे टी की आकृति बनती है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कैपे कहा जाता है। अब किस तरह से होता है, चित्र द्वारा हम समझते हैं। इसमें क्या होता है, मध्य में एक कोशिका है, ये मध्य कोशिका, इसमें लगातार विभाजन हो रहा है। लंबवत विभाजन मतलब एक कोशिका ये बनी और एक कोशिका ये बनी। इसमें कैसा विभाजन होगा, इसमें लंबवत विभाजन शुरू हो गया। कैसा विभाजन हो गया, लंबवत विभाजन, मतलब लंबाई में इस तरह से विभाजन शुरू हुआ और इस तरह ऊपर की ओर भी एक कोशिका बनी, तो इसमें लंबाई में इस तरह से विभाजन हो रहा है। इस तरह से विभाजन जब होगा तो नीचे से और कोशिकाएं बनती जाएंगी और कोशिकाओं में लगातार विभाजन होते होते इसकी आकृति जो है, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसकी आकृति इस तरह से ऊपर की ओर बढ़ती जाती है और ये इस तरह से फैलता जाता है। इससे किस प्रकार की आकृति बन जाती है, उल्टा टी, ये टी की ऊपरी लाइन और ये इस तरह से ऊपर की ओर ऐसे कोशिकाएं बनती जाती हैं, जिसमें नीचे की ओर छोटी कोशिकाएं, उनमें लगातार विभाजन होता जाता है और ऊपर की ओर कोशिकाएं इस तरह से बनती जाती हैं। और नीचे की ओर भी कोशिकाओं में जब विभाजन होता है तो उनकी कोशिकाओं में चूंकि अनुप्रस्थ विभाजन हो रहा है और एक कोशिका से जब और कोशिका बनेगी, इस तरह से विभाजन होता है। विभाजन के फलस्वरूप जैसे जैसे विभाजन होगा तो उसके फलस्वरूप जो अनुप्रस्थ विभाजन है उससे एक इस तरह की आकृति इसमें बन जाती है। इस तरह की आकृति बन जाती है जिसमें कि जो अंदर वाला ये क्षेत्र है, इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है। इसे कहा जाता है कौन सा, कार्पर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, कार्पर। और जो बाहर वाला क्षेत्र है जिसमें इस तरह से विभाजन अभी चल रहा है, इस तरह का विभाजन चल रहा है, इसे कहा जाता है कैपे क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, कैपे रीजन कहा जाता है। कैपे और कैपे क्षेत्र जो होता है ये क्या करता है, ये हाइपोडर्मिस का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, हाइपोडर्मिस का। ये कौन सी सेल है, सेंट्रल सेल, जिसमें सबसे पहले विभाजन हुआ था और आगे भी लगातार उसमें विभाजन होता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर भी कोशिकाएं बन रही हैं, यहाँ पर नीचे भी कोशिकाएं बन रही हैं, ऊपर भी कोशिकाएं बन रही हैं। इस प्रकार के विभाजन में नीचे की तरफ से ये रूट कहाँ जाती है, लगातार नीचे की ओर जाती है। और इसमें कितने क्षेत्र दिखाई देते हैं, दो भाग दिखाई देते हैं, जिसमें बीच में सेंट्रल सेल है जिसमें लगातार विभाजन हो रहा है और नीचे की ओर आंतरिक भाग में कौन सा भाग बन रहा है, कार्पर क्षेत्र बन रहा है। और बाहरी वाला जो भाग है इसमें कौन सा भाग बन रहा है, ये कैपे क्षेत्र। इसमें लगातार इस तरह विभाजन से ये चौड़ाई में बढ़ती है और ये वाला जो हिस्सा है कार्पर हिस्सा, ये कहाँ की ओर बढ़ता है, नीचे की ओर बढ़ता है। जो उल्टा टी क्षेत्र है उसे कार्पर क्षेत्र बोलते हैं, जो सीधा टी क्षेत्र है उसे कैपे क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें भी एक जगह ऐसी होती है जिसे कहा जाता है शांत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, शांत क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र है जहां पर विभाजन बिल्कुल भी नहीं होता। उस क्षेत्र में एक ऐसी ये प्याले नुमा स्थिति होती है जड़ के बिल्कुल शीर्ष पर, जहां पर कोई विभाजन नहीं होता
और उसे मूल गोप कहा जाता है। मूल गोप की कोशिकाएं कहा जाता है। मूल गोप बनती है उनसे, उनमें और ज्यादा विभाजन नहीं होता, लगातार वो स्थिर बनी रहती है, भूमि में नीचे की ओर बढ़ती है। यहाँ पर चूंकि लगातार विभाजन नहीं होते, इसीलिए इसे शांत क्षेत्र भी कहा जाता है। इसकी कोशिकाओं में RNA, DNA और जो कोशिका अंगक है वो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण इनमें विभाजन नहीं होता।